मैं चंदा राजपूत और आज की कहानी है घास वाली, जिनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। संकलन है मानसरोवर भाग 1 और इस कहानी की विद्या है सामाजिक यथार्थवादी कहानी। मुख्य विषय है इस कहानी का नारी आत्मसम्मान, सामाजिक शोषण, गरीब बनाम अमीर, वर्ग भेद, इंसानियत और नैतिकता। कहानी की पृष्ठभूमि है घास वाली, प्रेमचंद्र की उन कालजयी कहानियों में से एक है जिसमें ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना और स्त्री की दयनीय स्थिति को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी उस समय के समाज को दिखाती है जहां गरीब मेहनतकश लोग अमीरों के अत्याचार सहने को मजबूर हैं। स्त्री को कमजोर समझकर उसका अपमान किया जाता है। सत्ता, धन और जाति के आगे इंसानियत हार जाती है। घास वाली का अर्थ है घास काटने वाली स्त्री, लेकिन प्रेमचंद्र के यहाँ यह शब्द केवल पेशा नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक है। घास वाली एक ऐसी स्त्री है जो गरीब है लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई है, कमजोर होते हुए भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मुलिया, घास वाली, कहानी की मुख्य नायिका, गरीब है, मेहनती है और स्वाभिमानी स्त्री है। दूसरे के खेतों से घास काटकर जीवन यापन करती है, अत्याचार सहती है लेकिन अपमान के आगे झुकती नहीं। कहानी का दूसरा पात्र है ठाकुर, गांव का धनी और प्रभावशाली व्यक्ति, सत्ता और पैसे के बल पर गरीबों का शोषण करता है, मुलिया को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो चलिए अब हम लोग इस कहानी को विस्तार रूप से पढ़ते हैं। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखें में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसी जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया, उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास हो? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ। क्या है, अच्छी तो हूं। महावीर ने मुलिया के सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी या बताएगी नहीं? मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो तो न बताऊं। मुलिया ने इस उसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिंबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मुख व्यथा झल रही थी। मालूम नहीं चमारों की इस घर में वो अप्सरा कहाँ से आ गई। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग का था कि इस सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आके बिछाते थे, उसके एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनके अगर वो एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वो घास लिए निकलती तो मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छठा बिखेरता जाता हो। कोई गजले गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया नीची आंख किए अपनी राह पर चलती जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसा क्या सुर्ख ख्वाब है लगे हैं, ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने ये कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवती के लिए चाहे गुप्त संदेश होती। मुलिया के हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर के सुगंधित से मतवाला हो रहा था, आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुलिया सिर पर झौवा रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह ठाकुर जो है सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। झुआ जमीन पर गिरा दिया, झुआ मतलब टोकरी, और बोली, मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जाति के रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है?
वो ऊंची जाति वालों के लिए खिलौना बने, ऐसे कितने ही मार्क उसने जीते थे। पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग, उसका वो क्रोध, वो अभिमान देखकर उसके छट्टे छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टिस होने लगती है। मुलिया सब कुछ दूर निकल गई। क्रोध और भय तथा उसकी बेवशी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वो रोती जाती थी और वो घास छिलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह उस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाए, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मुलिया ने और सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेले जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा झाबा और जा घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए हुए जाते देखा। कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलीजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती? मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलते, वो भी कभी मिले और कभी ना मिले। जब से ये सत्यानाशी लॉरियां चलने लगी, एके वालों की बगिया बैठ गई। कोई सेत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर एक का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद तो पूछो मत कितना पहुंच गया। मूल का क्या कहना? ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, दिखी जाएगी। इस दिलजोई से मुनिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ी क्या खाएगी? आज उसके कल का रास्ता छोड़ दिया और घोड़ों की मेड़ों से होती हुई चली गई, खेतों के मेड़ों से होती हुई चली गई। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन्न से हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा तो ना बैठा? मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल आया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुल चल रही थी। खेतों के मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यह आधा घंटे में कितनी घास छिल सकती है? सूखे मैदान में दोपहर तक छिल सकेगी। यहाँ देखना ही कौन? कोई चिल्लाए तो चली जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतना तन्मन थी कि उसके चैन सिंह के आने की खबर न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी आया कि भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूंगा। जितना घास चाहे छिल ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ पैर शून्य हो गए। खुरपी हाथ में जमसी गई। घास नजर नहीं आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छिलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी हूँ। यही रोज चली आया कर, मैं छिल दिया करूँगा। मुलिया चित्र लिखित से बैठ ही रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ा और बोला, तू मुझसे इतना क्यों डरती है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है कल भी तुझे सताने के लिए मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ शुद्ध ही न थी। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी आता था हाथ काट लूँ, कभी जी चाहता जहर खा लूँ। तभी तो तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तो इस रास्ते चली आई। मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे में जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी कटवा ले तो गर्दन ना हिलाऊं। मैं शोहदा हूँ, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन में सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी करता है कि मैं तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता।
तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह ये चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की ये सारी बातें लालसा है। मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे प्राप्त हुई। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सिर नीचे करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा ना जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों से बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी आवाज से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह का क्या खिलवाड़ है? मुलिया के होठों पर अवहेलना से मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम अपनी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं? उसे लज्जा नहीं आती? अपने मर्यादा का विचार नहीं? मेरा रूप रंग उसे भाता है? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मैं उसके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनसे पास दया नहीं है? मगर वहां तुम न जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहकती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात की हूँ। नीच जाति की औरतें जरा सी घुड़की धमकी, जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला, ये बात नहीं, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात ही नहीं, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ मुलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ ना कह सकूंगी। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर वह सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से न बात निकलती थी। मुलिया इतनी वाक पटु है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाजन न घुसा हो। ये सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरत जो कुछ करती है ठीक करती है। उसके घर वालों भी तो चमारिन कहारिन पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमी के लिए बातें कहा। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वो किसी दूसरी मिहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली को लुटी भी तो हूँ। तब भी वो मुझे इसी तरह रखता है, इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वो अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के दीवाने होना। आज मुझे माता निकाल लाए कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह ने इनकार कर दिया। मुलिया ने उसी गर्व से भरे स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाए तब भी वो मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं अच्छा न होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और सब कुछ तो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सीखी है, विषय वासना है, कटुता है, और ये सब कुछ जो जीवन की पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत करते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी करते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी बन गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता, बात बात मजदूरों को गालियां देता, डांटता, पीटता उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते, पर ज्यों ही उसने इधर
पीठ फेरी उन्होंने चिल्लम पीना शुरू कर दिया। सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे, मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोग आश्चर्य में पड़ गए। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गया है और सारा पानी बहा चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचा, मगर क्यारियां बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन की मजदूरी काट लेता और पुर चलाने वाले को घुड़कियां जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेतों में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। नहीं, ये कहते हुए थरथर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसे दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दो, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट देंगे। ये कहता हुआ कुएं की ओर चल गया। वहां 4 पुर चल रहे थे। इस वक्त 2 हकवे बैर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज ना निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बैर भरे आते हुए दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पांव मन भारी हो गए। अब ना जाने क्या होगा। दोनों समझ गए कि आज तो डांट खानी ही है। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़े आओ, बढ़े आओ, कैसे बैर है, लाओ जरा मुझे भी तो दो, मेरे ही पेड़ के है ना। दोनों और सहम उठे। आज ठाकुर जिंदा ना छोड़ेगा। कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा भी। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ, पकी पकी सब मैं लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा नमक भी तो ले आओ। बाकी दोनों मजदूरों से तुम दोनों भी आओ और उस पेड़ के मीठे बैर को खाते हैं। बैर खा लो, काम तो करना ही है। अब दोनों भगौड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर चैन सिंह के आगे बैर डाल दी। पके पके छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बैर उड़ गए तो ठाकुर चलने लगा और दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी ना जाते। चैन सिंह ने बहुत नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या है? मैंने भी तो बैर खाए, एक आधा घंटा का हरज नहीं हुआ। तुम चाहो तो घंटे भर का काम आधा घंटा में कर दो, ना चाहो तो दिन भर में भी घंटे भर का काम ना हो। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, ये नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा बोला, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएगा। तीसरा, कई दिनों से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा आदमी बोल रहा है, सांझ को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो गोबर गणेश आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा ही धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। ये तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करते थे, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा एके पर चला जाऊं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट एके पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो गया था कि एके की गद्दी भी मैली फटी, सारा सामान रद्दी के। चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा इतना दुबला कभी न था। क्या आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, मालिक सवारियां काहे नहीं है, मगर लॉरियों के सामने एक को कौन पूछता। कहाँ 2 ढाई 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे ही मिलते हैं। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एका बेचकर आप लोगों की मजदूरी कर लूं, पर कोई ग्राहक ही नहीं मिलता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े के ही होने चाहिए। घास ऊपर से
जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते। महावीर ने सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक। मैंने यही सोचा कि कोई गाहक लग जाए तो एक एक को औने पौने में निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल घास सास पतोहू दोनों छीलते हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी। महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है, हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियां की टोह में इधर उधर इक्की को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी के फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाह में 20 ही तांगे एक के फिटने खड़े थे। घोड़े खोल दिए गए थे। वकील, मुख्तार, अफसरों की सवारियां यही खड़ी थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं। उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झापा रखे रईसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। ये तो मुलिया है, बनी ठनी, एक गुलाबी साड़ी पहने, कोचवानों से मोल तोल कर रही है। कई कोचवान जमा हो गए, कोई उससे दिल लगी करता हुआ, कोई घूरता, कोई हंसता था। एक काले कलूठे कोचवान ने कहा, मूला, घास उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंख से देखकर कहा, हाँ, 6 आने पर लेना। तो सामने घसियारिन बैठी है, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने की ही जाएगी। एक अधेड़ कुचवान ने फिटकंस के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकील को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला, बुढ़ऊ के मुंह में पानी भर गया है, अब मुलिया काहे को किसी को देखती। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्किरा कर रसीली आंखों से देख देख के सिर का अंचल खिसका खिसका कर मुंह मोड़ मोड़ के बातें कर रही है। वो मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों को ओर चले। कोचवान ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए उस फीटन के पीछे दौड़ी। फीटन में एक जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा दी, जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह सुन न सका। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख से घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाली की दुकान पर विस्मृत की दशा में खड़ा था। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और कैबिन द्वार बंद करने नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसका दवा करो साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई। मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर ना हुई? ये बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का एका सामने से आता दिखाई दिया। कुछ या तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बिड़िया पी गया। चैन सिंह ने जरा देर बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो एका लेकर चले आना। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का खाता हूँ और आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए। आपसे रुपए? चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आवरू मेरी आवरू है, और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया ने इस बात की भूलकर भी चर्चा न करना, क्या फायदा?
कई दिनों बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपक जा रहा था कि उसी जगह मुलिया की बाह पकड़ी थी। मुलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठटक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुला, क्यों दौड़ती है? मैं तो खड़ा हूँ, मुलिया ने हाँफते हुए कहा। कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। घर में घास बेचने नहीं जाती? चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। वो मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात न सूझती। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, क्यों भूल जाऊं? उसी बाह गहे की लाश तो निभा रहे हो। गरीब आदमी से जो चाहे करवाओ, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझ होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और यही है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा होकर देख रहा था। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कहानी समाप्त होती है और हम लोग देखते हैं कि इस घास वाली जो कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, इसका मूल संदेश है नारी का सम्मान सबसे ऊपर है। गरीब होना अपराध नहीं, आत्मसम्मान धन से बड़ा होता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। प्रेमचंद ये संदेश देते हैं कि समाज तभी सुधरेगा जब कमजोर वर्ग अपनी आवाज पहचानेंगे। कहानी का साहित्यिक महत्व ये है कि यथार्थवादी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया गया है, नारी चेतना की मजबूत प्रस्तुति की है और सरल भाषा में गहरी सामाजिक चोट दिखाई गई है इस कहानी के माध्यम से। और मेरी ये कहानी आज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।